विपक्ष की तमाम जो पार्टियां हैं, खासतौर पर आप अगर आरजेडी की बात करें, आप कांग्रेस पार्टी की बात करें या बाकी जो दल हैं, वो खुद को इस कदर पेश करती हैं जैसे कि वो मुस्लिम जो समाज है, मुसलमानों की हितैषी एक पार्टियां हैं। लेकिन जब बात आती है चुनावों में, क्या वो चीज नजर आती है? क्या आपने मुख्यमंत्री चेहरा कि देखिए, अगर आप बात करते हैं कि भाई जितनी आबादी उतना हक, तो फिर उसी हिसाब से फिर आप अपनी सीटों का बंटवारा और फिर प्राइम पोजीशंस अगर आप कह दें कि भाई जिम्मेदारियां भी आप उन्हीं को दें, पर क्या आप ऐसा कर रहे हैं या केवल आपको चुनावों के समय में मुसलमानों की याद आती है और आप उनका इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर है कि भाई आपके डिप्टी सीएम कैंडिडेट की अगर आप बात करें तो फिर आपने किसको ये पोस्ट दी है? आपने कांग्रेस तक में ये पोस्ट जो है वो उसकी डिक्लेरेशन नहीं किया, उसकी आपने घोषणा नहीं करी। आप तो फिर ये आरोप जो है वो बीजेपी कह लीजिए, जेडीयू कह लीजिए, वो ये आरोप जरूर लगाएगी कि भाई केवल मुसलमानों का मिसयूज जो है वो किया गया है इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और उसका कोई मतलब डायरेक्ट बेनिफिट मुसलमानों को आगे भी नहीं मिलने वाला। हालांकि ऐसा वो पोर्ट्रे करते हैं कि वो मुसलमानों के हित में काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मेरे बाकी सहयोगी जो है वो आगे विस्तार से बताएंगे। नैना जी। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। देखिए, बिहार का चुनाव हमेशा बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता है। कहा जाता है कि देश में अगर किसी राज्य में चुनाव है और अगर उसमें बिहार है तो वो हमेशा पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीज़न से चर्चा का विषय बन जाता है। और भारत के अलग अलग कोनों में भी बढ़ती आबादी एक विषय हमेशा रहती है और उसमें बहुत बड़ा हिस्सा आता है बिहार का। अगर बिहार के हम मुस्लिम सीटों की या फिर मुस्लिम कैंडिडेट्स की बात करें तो ये भी अपने आप में बहुत अहम हो जाता है। कई अलग अलग रिपोर्ट्स भी ऐसी आई जिसमें ये कहा गया है कि 100 से 243 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 23 अक्टूबर तक, जो कि नामांकन वापसी का जो एक मियाद थी वो पूरी हुई। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बिहार में मुस्लिम आबादी एक तरह से इस राज्य में 17.7% की है। और यानी कि एक तरह से देखा जाए तो 80 से 87 सीटों पर बड़ी भूमिका मुस्लिम वोट बैंक निभाता है, निर्णायक भूमिका निभाता है। और पूर्वांचल की कई सीमांचल से जुड़ी हुई जो ऐसी सीटें हैं, खासतौर से वहां पर मुस्लिम दबदबा, मुस्लिम सीटों का बहुत अहम रोल रहता है। और यही वजह है, समझिए 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, यहाँ पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वोट से चोट भी किया और वोट से सरकार भी बनाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बार बार यही बात होती है कि अगर सीटों के बंटवारों के तौर पर अगर देखें, टिकट के बंटवारों के तौर पर देखें, तो बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाले मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में भी जो मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की बात होती है वो भी उस लिहाज से बड़ी तस्वीर नजर नहीं आई। और ऐसा कहा जाए कि सभी राजनीतिक दलों ने बहुत ज्यादा कंजूसी बरती है तो वो भी गलत नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है, चाहे बात आरजेडी की हो, आरजेडी की तरफ से कुछ प्रत्याशी सामने आए भी, एआईएमआईएम की तरफ से, क्योंकि पहले भी सीमांचल में उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया था, उनकी तरफ से प्रत्याशी नजर आए। जेडीयू का फिलहाल अभी यहाँ पर तस्वीर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, वहाँ पर तो किसी भी रूप में कोई भी प्रत्याशी अल्पसंख्यक को नहीं दिया गया, प्रत्याशी नहीं बनाया गया। इसको लेकर भी बड़ी चर्चा होती है कि चलिए आरजेडी और बाकी के जो यहाँ पर और क्षेत्रीय दल हैं उनका एक तरह से बड़ा वोट बैंक ही मुस्लिम आबादी का रहता है। आप उनके वोटों की, उनके हितों की बात करते हैं, लेकिन जब अगर बात उनकी पोजीशनिंग की होती है तो वहां पर जाके सारी चीजें शून्य हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले भी ऐसा हुआ करता था। कहा जाता है कि चाहे बात 2020 हो या फिर 2015 में, 2020 में तो 19 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, जिसमें आरजेडी के 8 थे, कांग्रेस के 4 थे। 2015 में 24 एक तरह से थे। इस तरह की बड़ी तस्वीर थी, लेकिन ये धीरे धीरे आके अब कम होती चली गई। बड़ी बात जो कई जानकार कहते हैं कि लगातार एनडीए की तरफ से महागठबंधन को इसी बात पे टारगेट किया जाता रहा है कि महागठबंधन हमेशा मुस्लिम वोट बैंक की बात करती है, एमवाई समीकरण की बात करती है, जो यूपी में एक तरह से महागठबंधन का चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो फिर भी हम देखते रहे कि विपक्ष की तरफ से एक बड़ी भूमिका मुस्लिम वोट बैंक के साथ साथ मुस्लिम नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारियों के साथ में दिया गया। लेकिन यहाँ पर बिहार में इस बार शायद महागठबंधन भी बच रहा है।
एनडीए के आरोपों से। लेकिन क्या सिर्फ यही बचने वाली सिचुएशन है, और क्या अब ये जो पूरा सीटों का बंटवारा या फिर पोजीशनिंग की बात होती है, कोई बड़ा चेहरा आखिर इनको किस रूप में आगे अगर सरकार बनेगी तो क्या प्रोजेक्शन होगा, क्या डेप्यूटी सीएम होगा, कैबिनेट में किस तरह का कोई फॉर्मूला तय होगा, ये सब अभी नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार का जो मुस्लिम वोट बैंक है कहीं ना कहीं वो ठगा सा महसूस करता है, और इसी पर ही अब चर्चा और सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन कभी बिहार में मुस्लिम्स की हुई नहीं। हमें 1970 को याद करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जब 1970 में जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो मुस्लिम थे। उनका नाम आपको बता दें अब्दुल गफूर था। और अगर एमएलएस की बात करें तो 20% या 17% एक राज्य में मुस्लिम आबादी होना और उसके बदले में 10% एमएलएज होना और एमएलसीज होना, मुझे लगता है कि ये फेयर इनफ है कि जितनी वहाँ पर मुस्लिम आबादी है उसके अनुसार वहाँ पर उतनी रिप्रेजेंटेशन उनकी नज़र आई है। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी पार्टी है जो मुस्लिमों की हमदर्द खुद को बताती है कि भाई हम आपके लिए बोलते हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं। ऐसे ऐसे दिन भी हमने देखे हैं कि जब कोई नवरात्र का या कोई ऐसा हिंदू त्योहार चल रहा हो, सिर्फ अपने उस वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें की गई कि हमारा वो वोट बैंक खुश हो जाए। लेकिन असल मायने में उनके विकास के लिए उनके कैंडिडेट्स को, मुस्लिम कैंडिडेट्स को मौका देने के नाम पर कुछ नहीं किया गया। यानी कि सिर्फ एक दिखा दिया गया कि देखिए हम तो बहुत मुस्लिमों के इफ्तार पार्टी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। उस इफ्तार पार्टी से मुस्लिमों को क्या लेना देना होना चाहिए? उनको लेना देना होना चाहिए कि सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट सामने आती है और उसमें ये कहा जाता है कि वो क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम आबादी रहती है वहाँ पर कितना विकास हुआ, क्या उसके बाद, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर यूपीए के दौरान जो है ये पूरी जानकारी जो है वो निकल कर सामने आई थी सच्चर कमेटी की। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऑन द फेस ऑफ इट बीजेपी क्लियरली, हाल फिलहाल में बीजेपी की तरफ से जो एक भी कैंडिडेट नहीं उतारा गया मुस्लिम, उन्होंने ये बात कही कि हमें मुस्लिम वोट नहीं मिलते तो हम मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारें। और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है जो खुद को बताती है कि हम मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, उनके लिए हमने विकास किया है, उनकी तरफ से टिकट्स कम देना, पहले बोलना कि टिकट्स दी जाएंगी लेकिन फिर असलियत में टिकट्स जो है वो कम देना, कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि असल में कहने की बात कुछ और है और करने की बात जो है वो कुछ और है। और पिछले लंबे समय से अगर हम देखें तो ये पार्टीज जो है वो खुद को इस तरीके से शो करते हुए नजर आई हैं कि भैया मुस्लिमों के लिए बड़े, उनके त्योहारों को लेकर बहुत सॉफ्ट है, लेकिन असल मायने में उनके लिए विकास जो है वो नहीं किया गया। और कहीं ना कहीं अभी बिहार के जो मुस्लिम है जो कम से कम 17.7% है और 87 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर इनकी 20% से ज्यादा आबादी है, तो बात ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इस बार वो इन पार्टीज को वोट क्यों दे, क्योंकि उन्होंने उनकी कैंडिडेट्स तक नहीं उतारे हैं तो इनको वोट देने का कोई मतलब तक नहीं बनता है। तो वहां पर एक नाराजगी जो है मुस्लिम वोटर्स के बीच में नजर आ रही है इन महागठबंधन की पार्टीज को लेकर। वही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जैसे शिवम ने कहा है कि इस्तेमाल किया जाता है वोट बैंक के तौर पर, और इसके बाद जो उनके मुद्दे होते हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो जाए, उनकी रोजगार से रिलेटेड हो जाए, उन सब मुद्दों पर कोई भी बात नहीं करना चाहिए। जब वोटिंग आती है और इस पे जो होता है कि इनका इस्तेमाल करें और अपने चीज़ें जो है सही कर ले, लेकिन इनके मुद्दों पर कोई भी सही डिसीजन या एक स्टेप नहीं लेना चाहते। उन सब चीज़ों को, बातों को जो इनके एक आगे शायद ये बढ़ सके या कुछ शिक्षा के तौर पर, रोजगार के तौर पर, उस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। और वोट बैंक के जैसे बोल सकते हैं कि उसके तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ। बिल्कुल। एक बात ये भी कि अब ये भी चल रहा है कि अगर हम सरकार में आते हैं या फिर हमारी गठबंधन की सरकार अगर सरकार में आती है जो, तो उस दौरान हम ये करेंगे, हम ऐसे बिल जो मुसलमानों के खिलाफ है कथित तौर पर, जो ये कहते हैं वक्फ बिल, इनको फाड़ देंगे, इनको हटा देंगे। तो बार बार इस स्ट्रैटेजी का प्रयोग किया जा रहा है जहां पर वो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट जिसको कहा जाता है कि भाई आप तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं और इससे आपको हो सकता है लाभ हो जाए। लेकिन अगर आप मुसलमानों की असली स्थिति का जायजा आज के रूप में देखें, यानी आज के हिसाब से नापने का प्रयास करें, तो क्या इतने लंबे समय तक विपक्ष की सरकारें ही रही हैं? चाहे कांग्रेस की बात करें, आप आरजेडी की भी अगर बात करें, लालू रेजिम में क्या बहुत फायदा मुसलमानों को हुआ? तो मुसलमान वोटर भी मुझे लगता है आज की डेट में समझता है। लेकिन हाँ, अगर मुसलमानों को ये रहे कि भाई इनको वोट नहीं देना है तो किसको वोट देना है, तो ये वाली स्ट्रैटेजी में
बिल्कुल उनको कामयाबी हासिल हो जाती है। ओवैसी जैसी पार्टियां और ऐसी पार्टियां इस वक्त इन्होंने ये भी प्रयास किया कि हम ओवैसी जैसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो जो है वो ना दें और हम अपना वोट जो है मुस्लिम वोट बैंक उसको बरकरार रखने का प्रयास करें। तो दोनों पहलू हैं, इस्तेमाल करने की बात भी यहाँ पर आती है और दूसरी बात ये आती है कि भाई बड़े वादे अभी भी लगातार जारी हैं, केवल मुसलमानों के लिए नहीं बाकियों के लिए भी। जैसे इन्होंने एक बात कही कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अब हर घर में सरकारी नौकरी मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा घरों में सरकारी नौकरी आप दे देंगे, तो आप उसका बजट कहाँ से लाएंगे? अगर बिहार के पूरे बजट की बात की जाए तो जितना उस 2 करोड़ नौकरी में लगेगा उससे 6 गुना ज़्यादा जो बिहार का बजट है वो खर्च आएगा, ये एक एस्टिमेट बताता है। तो फिर कितना चुनावी वादा है, कितना हकीकत है, ये भी एक प्रश्न है। और देखिए इसको लेकर अब ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भले ही मुस्लिम वोट बैंक महागठबंधन, चाहे बात आरजेडी की हो या फिर अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं, हालांकि एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं, लेकिन ये तमाम हमेशा अपने आप को मुस्लिम आबादी या मुस्लिम वोटर के हितैषी के तौर पर एक बड़े रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट करते रहे हैं। लेकिन इस बार बड़ा दिलचस्प हो रहा है शिवम, इस बार चुनाव के पहले दरअसल तमाम मुद्दे जो भी हों, इस बार एनडीए ने खासतौर से आरजेडी को इसी मुस्लिम वोट बैंक और इसी प्रतिनिधित्व को लेकर घेरना शुरू कर दिया। चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, हमें याद है उन्होंने ये भी लिखा था कि 2005 में हमारे पिता ने बल्कि मुस्लिम मुख्यमंत्री के फेस को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पार्टी तक को कुर्बान कर दिया, लेकिन तब भी आरजेडी ने समर्थन नहीं किया। तो ये अपने आप एक बड़ी लकीर पेश करने की कोशिश ये भी की जा रही है कि हमेशा एनडीए ने तो बढ़ावा देने की बात की, चिराग पासवान के पिताजी की तरफ से इस बात की कोशिश की गई, लेकिन आरजेडी बचती है। और एआईएमआईएम बार बार उस चीज़ में कहा जाए कि अभी जो चर्चा है, आग जो लगी हुई है उसमें घी डालने का काम कर देता है कि अगर इतनी बड़ी आबादी है, निर्णायक भूमिका है, उस निर्णायक भूमिका में प्रतिनिधित्व एकदम शून्य नजर आता है। नहीं, लेकिन इस पूरे मामले में मुझे लगता है सवाल ये है कि क्या गारंटी है कि जिस मुस्लिम को आप वोट दे रहे हैं, अगर एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि आपके क्षेत्र में कोई मुस्लिम कैंडिडेट है और सामने कोई और रिलीजन का कैंडिडेट है, तो आप उसकी इंटेंशन कैसे पता लगा सकते हैं कि मुस्लिम जो है मुस्लिम का विकास करेगा? मतलब मेरा तो प्रश्न ये है कि कोई गारंटी मिलती है क्या शिवम? मतलब आपके क्षेत्र में अगर आपकी जात का या आपके, क्योंकि अब तक तो इसी तरीके से सीटें दी गई है ना, तो तब तक तो हम विकसित भारत बन चुके होते हैं। राजनीति में दरअसल राजनीति में तो जातवाद और ये हमेशा हम कहें तो समुदायवाद हमेशा से रहता है। लोग यही देखकर सबसे ज्यादा करते हैं, अरे ओबीसी नेता है, अरे ठीक है कुर्मी नेता है, XYZ ये दलितों का एक मसीहा है, इनको ध्यान में रखते हुए और प्रेजेंटेशन भी खासतौर से चीजों को लेकर वही तो नैना पूछ रही हूँ कि जब ये कैंडिडेट उतारे जाते हैं तो कोई गारंटी कार्ड दिखाया जाता है। अब उम्मीद तो यही जताई जाती है और यही वजह है कि शायद इतने लंबे सालों से जनता इसी खेल में हमेशा फिरती रही है बीच बीच में। और हमेशा कि भाई गरीबों के नेता हैं, या ये कहा जाए कि यादवों के नेता है, ब्राह्मण चेहरा है, दलित चेहरा है, CST वोट बैंक है। हमेशा सरकार मध्य प्रदेश या अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, वहाँ पे हमेशा कई बार ऐसी बात कही जाती है। उत्तर प्रदेश में उसको एक अलग रूप में लेकर जाया जाता है, बिहार में अलग रूप में लाया जाता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस समुदाय की हो, लोग हमेशा उस चीज़ को प्रमोट करते हैं। और सिर्फ ये राज्य के ही चुनावों में नहीं बल्कि केंद्र के चुनावों में भी तो इसी रूप में होता है कि हमारे गरीबों के बीच से निकला हुआ ब्राह्मण चेहरा, ओबीसी चेहरा। देखिए, मुझे लगता है कि अब वोटर्स को स्मार्ट होने की ज़रूरत है। आप सबसे पहले देखिए पॉलिटिकल पार्टी का नेतृत्व क्या है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि देखिए इन द एंड ऑफ द डे जो नेतृत्व होता है ना, वो ही काम करवाता है। अगर मैं पीएम मोदी का एग्जाम्पल लूँ, मैं मनमोहन सिंह का एग्जाम्पल लूँ, मैं यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल लूँ, नितिन गडकरी का एग्जाम्पल लूँ, क्या आप मान सकते हैं कि इन्होंने सोचा होगा कि हाँ भाई ये मेरे रिलीजन का नहीं है और ये मेरी जात का नहीं है? उन्होंने तो कभी जात का जिक्र भी नहीं किया। सबसे पहले वोटर्स को स्मार्ट होने की जरूरत है। थोड़ी सी दिल्ली जैसी राजनीति के ऊपर शिफ्ट हुई है कि जब वहां पर आप देखते हैं कि क्या ये नेता हमारे काम आता है, क्या हमारे मुद्दों को उठाता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट उसकी क्या रिलीजन है, उसकी जात है, उसकी इंटेंशन कैसी है, उसकी मंशा कैसी है, क्या वो काम करने लायक है और वो किस नेतृत्व में काम कर रहा है। ये सारे टैक्टिक्स जो हैं वो बिहार के वोटर्स को देखने की जरूरत है, क्योंकि क्लियरली अगर हम पिछले 75 सालों का जिक्र कर लें, 70 सालों का जिक्र कर लें, तो जात वाली पॉलिटिक्स काम नहीं आई।
जात वाला जो समीकरण है, ये सोचना कि ये मेरी जात का और मेरे लिए विकास करेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, जो सेंटर से योजना आ रही है या जो पैसा आ रहा है वो मेरे तक ये पहुंचा देगा, तो ये बहुत मिसकंसेप्शन क्रिएट होगी। आप सबसे पहले व्यक्तित्व देखिए कि आपके वहां पर जो चुनाव लड़ रहा है उसका केंद्रीय नेतृत्व कैसा है, राज्य नेतृत्व कैसा है और वो खुद कैसा है। रादर देन अगर आप जात में फंस जाएंगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जाट हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कि वो आपके लिए विकास करेगा। जी बिल्कुल पलक, जैसे कि आपने पहले भी बोला 2020 में जेडीयू ने जो है 10 जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन वो नहीं जीत पाए। तो अब जो है उसमें गिरावट देखी जा रही है, अब जो है ज़्यादा सीटें नहीं दी गई हैं उन्हें, और सभी दलों ने जो है उनकी हिस्सेदारी घटाई है कहीं ना कहीं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि लोगों को भी अब समझ में आती है चीज़ें, जैसे दिल्ली में भी चीज़ें होती हैं, लोग समझते हैं कि कौन क्या करेगा, तो अब ये चीज़ें जो हैं अब लोगों को साफ दिखती है, और लोग अपनी बात जो बेबाकी से और बिना डरे रखते हैं, उनको ये नहीं है कि ये क्या सोचेगा, ये क्या समझेगा, लेकिन उनको ये कि अपनी बात वो रखते हैं और उन्हें पता है कि जो चीज़ अब हमें जो फायदा दे सके, हम उस चीज़ पे अब हम आगे जो है काम एजुकेशन करेंगे। की बात करिए ना, आपका वहाँ पे प्रत्याशी कितने एजुकेटेड है, क्या जात वगैरह में सब मतलब अभी तक फंसे हैं? पहले तो जब इस चुनाव की शुरुआत हो रही थी, खासतौर से वहां पर भ्रष्टाचार के मुद्दे बहुत तेजी से गूंज रहे थे, वहां पर कैश कॉस्ट करप्शन, इन सारी चीज़ों के मुद्दे हुए। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया, उसके बाद में आप देखिए जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, सबके बयान भी अपने अपने रूप में अलग अलग बदलते जा रहे हैं। वो वाकई में अब कभी वक्फ बोर्ड बिल की बात आ जाती है, वहाँ पर कभी बुर्के की बात आ जाती है, रोहिंग्याओं को ढूंढ ढूंढ कर भगाने की बात हो जाती है। तो पूरा ये चुनाव है जो कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति के इर्द गिर्द आ रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बात को इसी बात को बल दे रहे हैं कि सबके पास में यादव नेता है, पासवान है, किसी के पास ब्राह्मण है, ठाकुर है, हर जाति के, लेकिन 19% यहाँ पर अगर मुसलमान है तो उनके पास अपना कोई नेता नहीं है। और सोचिए, चलिए असदुद्दीन ओवैसी तो एक बड़ा चेहरा है अल्पसंख्यक नेताओं के, हालांकि उनकी बिहार में या फिर पूर्वांचल की तरफ उस तरह की तस्वीर नहीं है, लेकिन पिछले चुनाव में उन्होंने 5 सीटें जीती थी, सबको हैरान किया था, इसमें कोई शक नहीं। चाहे बात राशिद अलवी हो, यहाँ तक पप्पू यादव जैसे जो नेता है कांग्रेस के, वो तक कह रहे हैं कि अगर महागठबंधन में खासतौर से मुस्लिम वोटर्स की अच्छी भूमिका होती है तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में महागठबंधन में डिप्टी सीएम के तौर पर भी कोई मुस्लिम बड़ा चेहरा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों के ये हथकंडे अपनाकर कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। शिवा, ठीक है, बिल्कुल ये तो है। और लेकिन इतनी बड़ी आबादी में क्योंकि मुसलमान वहाँ पर हैं और आप उनके हितैषी होने की बात करते हैं, तो डिप्टी सीएम की बात क्योंकि आपको देना चाहिए, अगर आप देते हैं तो फिर ठीक है, आपके हित में जाएगा, क्योंकि आप खुद को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर जिनको आपने अभी डिप्टी सीएम बोला है उनका क्या, या फिर और डिप्टी सीएम आपको चाहिए, 2 डिप्टी सीएम चाहिए, कितने डिप्टी सीएम चाहिए, ये यहाँ पर समझने वाली बात होगी। लेकिन थोड़ा सा उतना आसान नहीं है पहले की तरह, अब थोड़ी सी दिक्कत होगी। पहले की तरह मुसलमान हर बार विश्वास नहीं कर सकते हर बात का, मतलब कि ऑन द फेस कि भाई कुछ भी बोल दिया मान लिया जाए। न्यूज़ रूम की आज की चर्चा में इतना ही।